स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। यूजीसी बिल विवाद पूरे देश में हो रहा है। बहुत से लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि यूजीसी बिल में बात क्या है, विशेषकर जिसमें ओबीसी एसटी एससी वर्ग को तो अभी तक यही नहीं पता लगा कि आखिर ये बिल क्या है। यही कारण है कि कुछ सामान्य वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और एसटी एससी ओबीसी के वर्ग के लोग बिल्कुल सोए पड़े हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। जज संजीव कुमार आपको बता रहे हैं यूजीसी बिल का असली विवाद की जड़ क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। यदि आपको वास्तव में यूजीसी बिल के बारे में समझना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। देखिए जस्टिस संजीव कुमार का क्या कहना है इस विवाद पर। सब साइलेंट वोट पे थे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। आखिर ऐसा क्यों था कि भारत सरकार अपने ही बनाए रेवोल्यूशन के बारे में कोई व्याख्या एक्सप्लेनेशन जनता के बीच में जाकर क्यों नहीं कर रही थी। तो हम चिंतित थे कि आखिर ऐसा रीजन क्या हो सकता है, लेकिन हम इसको बारीकी से समझ नहीं पाए कि षड्यंत्र के बीच में पीछे क्या है, छुपा एजेंडा इसके पीछे क्या है और कौन कौन शक्तियां इसके पीछे काम कर रही है। जब ये कल सुप्रीम कोर्ट में जब केस आया और जब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, तब वो छुपा एजेंडा निकल के बाहर आया पहली बार। देश में जो बहस चल रही है कि ये जनरल बनाम एससी एसटी ओबीसी हो रहा है इस रेवोल्यूशन की वजह से, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो कुछ और कराने की मंशा थी इसमें भारत सरकार की, और वो मंशा जैसे मैंने बताया आपको कल उजागर हो गई है। कल हुआ ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को। एससी एसटी ओबीसी के लोग इसे ध्यानपूर्वक सुन लें कि आखिर हमारे साथ क्या धोखा हुआ है, और जनरल वाले लोग भी सुन लें जो कि चाहते हैं देश में संविधान और सामाजिक न्याय के हिसाब से सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, कोई ऐसी चीज देश में बंटवारे की ना हो। तो वो भी लोग हमारे साथ अगर तो वो भी सुन लें कि इसमें जो बात की गई है कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो 2026 के रेगुलेशन थे यूजीसी वाले वो तो कर दिए हैं, कैप्टन एबीएस स्टे कर दिए हैं, और पुराने वाले रेवोल्यूशन 12 के थे वो पुनर्जीवित कर दिए गए। ये तो एक अलग बात हो गई। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो कुछ 5 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं कल, वो क्वेश्चन कल मुझे जब बहस चल रही थी मुझे नजर नहीं आए थे। जब ऑर्डर मैंने लेट रात को देखा तब मुझे वो 5 क्वेश्चन नजर आए। वो मीडिया में आज क्वेश्चन छपे भी हुए हैं, आप क्वेश्चन देखना चाहें देख सकते हैं। जब मैंने ऑर्डर पढ़ा तो मुझे इतनी चिंता हुई कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जो पिटिशनर जो गए हुए हैं, जो चैलेंज कर रखा है, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही है। वो तो ये कह रहे हैं कि साहब जनरल वालों के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जनरल वालों को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में शामिल नहीं किया गया है, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में एससी एसटी ओबीसी को ही शामिल किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आगे बढ़ने से बता दूं कि ये बात बिल्कुल झूठ है, गलत है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में इनडायरेक्ट रूप से उठी भी थी कि 3(1)(c) की जो चर्चा चल रही है इस देश में, जिसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात चल रही है, उसको अगर हम उसमें से हटा भी दें और ना भी रखें तो भी मतलब उसका सेम है, क्योंकि 3(1)(e) पहले से ही है, जो कि बिना किसी एससी एसटी ओबीसी की बात किए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करती है पहले से ही। तो मैं बताना चाहता हूं पूरे देशवासियों को कि संविधान में और कानूनों में ऐसी व्यवस्था हमेशा हुआ करती है। अगर जहां 2 प्रोविजंस हैं इस तरीके के, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, इसके इंटरप्रिटेशन टूल्स हुआ करते हैं जो लंबे समय से हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने इजाद कर रखे हैं और इंटरनेट लेवल पर चलते भी हैं। तो मैं फिर इस बात को वही खत्म करूंगा छोटे से इस पॉइंट को, कि अगर ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हटा भी दिया जाए तब भी डिस्क्रिमिनेशन परिभाषा में कास्ट फिर भी आती है, और कास्ट वहां पर एससी एसटी ओबीसी नहीं है। इसका मतलब क्या, जनरल कास्ट के भेदभाव भी एससी एसटी ओबीसी वाले भी कर सकते हैं, पहले से इनमें इनबिल्ट है। लेकिन इसमें गलत ये फैला जा देश में, तो बात ये मतलब अगर एससी एसटी ओबीसी वाला जनरल वाले के साथ अगर कोई भेदभाव करता है तो वो भी इसमें 100% जो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें लिखा हुआ है कि एक लिखा हुआ है 3(1)(b) में एग्रीव्ड पर्सन, मतलब पीड़ित कौन होगा, पीड़ित कौन होगा इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कंप्लेंट फाइल की हो इस रेगुलेशन के संबंध में। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ए पर्सन, वहां ये लिखा हुआ ना कि पर्सन जो कि एससी एसटी ओबीसी का ही लिखा हुआ, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है।
अब लिखा हुआ है उसके गिरिवांश हो, तो गिरिवांश क्या होती है? गिरिवांश की परिभाषा अगर आप इसमें देखेंगे तो गिरिवांश की परिभाषा मैं बता दूं कि वो है 3(1)L में। एल ये कहता है कि गिरिवांश का मतलब ये है कि कंप्लेंट किसी एग्रीड पर्सन ने पीड़ित में फाइल की गई है, किस संबंध में? डिस्क्रिमिनेशन के संबंध में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता। तो कंप्लेंट कोई भी फाइल कर सकता है, और जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो कोई भी कर सकता है 3(1)E के अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए इस जो पिटीशन फाइल कर रखी है उसमें 3(1)E के बारे में चेंज नहीं कर रखा, 3(1)C को कर रखा है। मैं फिर कह दूं कि जनरल वाले लोगों को पूरे देश में गलतफहमी है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जनरल वालों के खिलाफ भी SC/ST OBC के अगर कुछ ऐसा जाति के आधार पर करते हैं, वैसे तो होता नहीं है, करते हैं तो उसमें फॉल करेगा। मैं पहले से कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, और आप इस बात को एंड तक देखेंगे कि ऐसा ही माना जाएगा। अब आगे चलते हैं कि अब जो नई जिन्होंने जो षड्यंत्र था भारत सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का षड्यंत्र, मैं कह रहा हूं आपको चैनल के माध्यम से क्लियर कट बात है इसमें, और जनरल के लोगों का वो षड्यंत्र ये था, फिर समझ लीजिए आप कि ये लड़ाई जनरल बनाम SC/ST OBC की नहीं है। ये लड़ाई कल से किसकी हो गई है? SC में SC के अंदर, ST में ST की कास्टों के, 2 कास्टों के अंदर, और OBC की दोनों कास्टों के बीच में लड़ाई शुरू हुई है। ये बात कल से शुरू हो चुकी है। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो कल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है जिसमें 5 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, वो 5 क्वेश्चन क्या है, 5 में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन बड़ा खतरनाक फ्रेम किया है, उस पर सिर्फ मैं जोर दूंगा कि बाकी 4 क्वेश्चन तो वही है कि 3(1)C क्यों लगा रखा है, क्या मतलब है, रैगिंग क्यों नहीं। ये क्वेश्चन मतलब जो पिटीशन लगाई उनकी तरफ से है या ये सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं खुद ये पिटीशनर ने तो ये पिटीशन इस बात के लिए फाइल ही नहीं कर रखी, उन्होंने खाली 3(1)C पे आपत्ति है कि जातीय आधारित भेदभाव की जो परिभाषा है उसको वहां से हटाया जाए, या उसमें जनरल भी इंक्लूड किया। उनकी तो खाली इतनी पिटीशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जाने कहां से क्वेश्चन फ्रेम कर दिए, ये मेरी समझ में नहीं आया। ना तो कल इस पर आर्गुमेंट हुए हैं, ना पिटीशनर ने ऐसी कोई बात करी है, ना इंदिरा जयसिंह जी जो वकील थी पायल तड़वी की मदर की और रेहतुल्ला की मदर की पिटीशनर की जो पहले चीजें चल रहा है, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं करी है। ना वहां के भारत सरकार के UGC के वकील थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, उन्होंने कोई बात नहीं कही है। ये बात कहां से आ गई मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा। जो भी रहा हो, कैसी भी रहा हो, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 5 क्वेश्चन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो 2nd क्वेश्चन है जो इतना खतरनाक है, जो देश में SC और ST और OBC लोगों का आपस में विभाजन और लड़ाने के लिए ये तैयारी शुरू कर दी है। वही बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मैं आपको इसमें पहले पढ़ूंगा इंग्लिश में पूरा, जिससे कि लोग ये समझ सकें कि एक एक वर्ड में पढ़ूंगा कि जिससे अपने आप समझ सके कि आखिर मैं कोई ऐसा नहीं कि गलत क्वेश्चन पढ़ दिया, गलत क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है देखिए, वेदर द इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अंडर द इम्प्यूज रेगुलेशंस would have any bearing on the existing constitutional and statutory subclassification of the most backward caste within the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट इस बात पे डिसीजन देने वाला है आगे चल के इस रेवोल्यूशन की आड़ में। मैं आड़ इसलिए कहता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात थी नहीं, कि वो ये कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट के SC के अंतर्गत जो आपस में कास्ट हैं उनके बीच में भेदभाव होता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या SC का एक बंदा दूसरे बंदे तो नियमों में क्या व्यवस्था है। इसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक कास्ट दूसरी ट्राइब्स के साथ भेदभाव करती है, उसकी व्यवस्था है। ऐसे ही बैकवर्ड क्लासेस की एक कास्ट दूसरी कास्ट से भेदभाव करती है, उसकी व्यवस्था है। तो इन्होंने जो सब क्लासिफिकेशन जो गवई साहब कर गए हैं SC ST का, OBC का तो पहले से परमिसेबल था, SC ST का परमिसेबल नहीं था। समझने के साथ गवई साहब अपने जजमेंट में 7 जोई बेंच में 2 साल पहले इस बात को कर गए। तो इन्होंने उसकी आड़ लेकर के अब ये कहना शुरू किया है, जो क्लासिफिकेशन वो उस बात के लिए था कि नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाएगा तो उसमें SC और ST को बांट करके 2-3 ग्रुपों में बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो भेदभाव वाली बात है, ये भेदभाव वाली बात, ये आरक्षण वाली बात नहीं है। बात समझ लें आप, ये क्या है कि एक SC का बंदा दूसरे के साथ कोई भेदभाव कर रहा है, जनरल कर रहा है स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, उसके संबंध में बात है, तो नौकरी वाली इसमें कोई बात नहीं है। ये देश में मेरी समझ के अकॉर्डिंगली पहली बार ऐसा ये करने जा रहे हैं, इनकी मंशा मुझे। और क्या क्या रहे हैं, देखो मेरी बात सुनो, क्या क्या रहे हैं आप पहले मैं बता दूं, फिर बताना कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कुछ रहे हो कर कुछ रहे हैं। तो अखबार में अगर देखें कल जो बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहने की कोशिश की है कि आपस में हम कहां ले जा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि कास्टलेस सोसाइटी हो,
सोसाइटी ऐसी बने जिसमें कास्ट का कोई वो ना हो और हम आगे जाना चाहिए, ला के हमें पीछे जाना चाहिए। तो आपने जो जनरल वालों को एक तरफ करके और SC ST OBC को एक तरफ करके आपने एक तरीके से कास्ट को बंटवारा कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो जनरल और SC ST OBC दोनों एक तरफ SC ST OBC और एक तरफ जनरल, ये कास्ट का बंटवारा कहने की कोशिश उन्होंने करी है कि हम पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको बता दूं, जब SC ST OBC एक तरफ और जनरल एक तरफ बंटवारा मान रहे हैं, तो आपने तो ऑर्डर में SC के अंदर बंटवारा, ST के अंदर बंटवारा, OBC के अंदर बंटवारा की बात लिखी थी इसमें, तो इसको क्या देखें? मतलब वो जनरल वालों में देखो, आप मुझे बताइए, जनरल वालों में ब्राह्मणों में भी ब्राह्मणों में कई सारे ब्राह्मण आपस में बटे हुए हैं, क्षत्रिय बटे हुए हैं और जो है वैश्य बटे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं खुल के बताऊंगा नहीं कि कुछ मेरे साथी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम जो है 36 नंबर के ठाकुर हैं, हमारे ठाकुरों में 36 से 38 वर्ग होते हैं और जो नंबर 1 नंबर पे होता है जो हायरकी में ठाकुरों में, वो 36 नंबर पर जो ठाकुर आता है उसके साथ शादी विवाह नहीं करते, अपने घर में बिठाते भी नहीं है, वह इतनी अनटचेबिलिटी उनके साथ आपस में करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अनटचेबिलिटी का, उनके कास्ट का जिक्र क्यों नहीं किया इसमें? खाली SC और ST OBC के बारे में क्यों कर दिया आपस में क्लासिफिकेशन? इनका क्लासिफिकेशन तो जनरल वालों में, ब्राह्मणों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चित्पावन ब्राह्मण अलग होता है, वो अलग, तो उनके बारे में क्यों नहीं कहा? उनके बारे में क्यों नहीं करा? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण, तो हमारे लोगों के बीच बात नहीं कुछ क्यों की जा रही है? तो इससे ये छुपा एजेंडा मुझे समझ में आ गया कि इस रेवोल्यूशन को बनाने के पीछे, और ये जो इन्होंने प्रोटेस्ट लगता है, ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट था, भारत सरकार ने खुद ही प्रोटेस्ट सरकार का कराया काम था। सरकार चाहती थी कि SC ST OBC को, जो पहले से ही चाहती है RSS के, कैसे उनको बंटवारा कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, अब ये पहले उन्होंने आरक्षण बंटवारा कर दिया, जैसे क्रीमिलियर वाले कंसेप्ट जोड़ दी, अब क्रीमिलियर के SC ST जोड़ने के लिए गवर्नर साहब कह गए थे, अब रेट चल रही सुप्रीम कोर्ट में, इनकी बेंच में लगी हुई है, जो जज साहब है CJI साहब, उनकी बेंच में लगी हुई है। और अब ये ऑर्डर के माध्यम से नौकरियों को छोड़ो, आपस में ऐसा ना हो जाए कि SC ST एक्ट में चेंज भी कर लें इसी की आड़ में, भाई SC के अंदर जातियां दूसरी जाति से। ये जो CJI शर्मा जी है, सूर्यकांत शर्मा जी, इन्होंने अपने आप में क्यों नहीं बताया कि ब्राह्मणों में कितनी सारी कास्ट होती है? ये दिखाने की कोशिश, ये तो RSS की रणनीति क्या गजेंद्र जी, आप समझ लीजिए। वो तो ये चाहती है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो इतिहास में से कुछ चीजों को मिटाना चाहती है, जिसमें वो यही मिटाना चाहती है कि पहले अनटचेबिलिटी, जातिवाद हमारे देश में होता ही नहीं था। बीजेपी ने, RSS ने पिछले 10, 15, 20 सालों से इस रणनीति में काम कर दिया है कि किताबों से वो चैप्टर हट जाएं जो कि छुआछूत की बात करते हैं, जो जातिवाद की बात करते हैं। वो तो कहते हैं हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमारे यहाँ है नहीं, और जाति व्यवस्था का मामला ये तो अंग्रेज लेकर के आए। ऐसी रणनीति पे ये बीजेपी RSS काम कर रही है। तो इसीलिए वो अपने आप को, जो उन्होंने जो ऑफेंस कर रखा है, लंबे समय हम वंचित कर रखा है जनरल SC ST OBC लोगों को, जनरल के लोगों ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने, उस पाप को इतिहास से हमेशा मिटाना चाहते हैं, जैसे कि मुसलमानों के इतिहास में मिटाना चाहते हैं, जिससे आगे की पीढ़ियां 50-100 साल के बाद में वो ये जान ही ना पाए कि SC ST OBC के साथ में तो कोई भेदभाव कभी होता ही नहीं था। ये दुनिया भर के तर्क पेश करते, तो इसमें ये मंशा है लोगों की। तो अब क्या हो सकता है सर, ये जो इन्होंने 5 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो इसमें अब क्या ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने अपना कोई भी इसमें मतलब, उनके जो वकील थे उन्होंने कोई भी इसमें आर्गुमेंट नहीं किया? देखो ऐसा है कि जब कल मैंने ये इनकी जो कार्रवाई देखी सुप्रीम कोर्ट की, तो कानूनी पोजीशन ये होती है गजेंद्र जी कि जब पार्लियामेंट का लॉ बनता है, सरकार बनाती है या कोई रेवोल्यूशन लेकर के आती है या नियम बनाती है, तो और उसको कोर्ट में चेंज किया जाता है। जैसे आप देखो, जो बिल था नागरिकता वाला, वो सुप्रीम कोर्ट में चेंज था। ऐसे ही जो है एंटी, जो ये बिल है, क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बिल मैंने वो चैलेंज कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सारे बिलों को सरकार डिफेंड कर रही है जोरदार तरीके से, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, अड़ी हुई है मतलब, और सुप्रीम कोर्ट पर ना तो स्टे कर रहा है, डिसीजन तो छूटी तो आप। अब इस पर भारत सरकार ने, वकील ने, जो तुषार मेहता वहां सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने, मैं बता रहा हूं, एक वर्ड नहीं कहा, सिंगल वर्ड नहीं कहा, डिफेंड में कुछ नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा सर हमने इतना बेहतरीन या जो भी रूल बनाया हुआ है आप इसे स्टे नहीं कर सकते, ये तो आप हमें समय दीजिए। उन्होंने ये तक भी नहीं कहा कि नेक्स्ट ईयर लगा दिया, जो पहले डेट हम पढ़ लेते हैं पिटीशन को, देख ले क्या करना क्या नहीं करना। उन्होंने ये तक नहीं कहा, वो खुद चाहते थे, मूक सहमति थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर दे। तो सरकार की साजिश है खुलेआम, सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जनरल के लोग नेक्सस है, मतलब नेक्सस को क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि तीनों मिले हुए हैं और मिल करके काम कर रहे हैं। और SC ST OBC से बहुत बड़ा वर्ग है देश में,
उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों पर चोट पहुंचाने के लिए ये यूजीसी का विवाद पूरा हुआ खड़ा किया गया है। इसके पीछे मंशा यही है कि एससी एसटी ओबीसी को कैसे बांटा जाए। जनरल को एससी एसटी ओबीसी लाने की बात नहीं है इसमें, एससी एसटी ओबीसी को आपस में लाने का मामला है ये, आप समझ लें इसको। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उल्टा बताया जा रहा है सबको, जो बताया जा रहा है वो उसमें है नहीं, छुपा एजेंडा है इसमें। छुपा एजेंडा क्या है कि जनरल बनाम एससी एसटी ओबीसी लड़ाई नहीं है, ये चाहते हैं कि एससी के अंदर आपस में लड़ मरे, एसटी के जाति आपस में लड़ मरे, ओबीसी के आपस में लड़ मरे। इसी की एक तरीके उन्होंने नींव डाल दी है। ये इसमें 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 को फ्रेम करके जो ये कहता है कि मोस्ट बैकवर्ड जो है एससी के अंदर है, एसटी के अंदर, ओबीसी के अंदर है, उनके बारे में जो अपवाद हैं, जो आगे आए हैं एससी के लोग, वो भेदभाव मतलब सीधा मतलब ये है कि वर्गीकरण जो नौकरियों में इन्होंने आपस में बांटा, आप ये भेदभाव में बांट रहे हैं, भेदभाव बांट रहे हैं। और हो सकता है कि एससी एसटी एक्ट में बंटवारा करने, वहां में एससी एसटी के लोगों को एससी एसटी से ही बढ़वा दें। जैसे कहा जाता कि पिछड़ों में यादव खा गए और एससी में जाटव खा गए। तो इसी तरह की जो है एससी एक्ट में ही बदलाव कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें जो आगे ऑर्डर इसी लाइन पे आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ये जो है फिर समझ लीजिए आप, पहली बार ऐसा देश में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट और सरकार तीनों मिलकर के और जनरल लोग मिलकर के एससी एसटी लोगों को बेवकूफ बनाकर उलझाए हुए हैं। मूर्ख बना दिया, बहुत बड़ा मूर्ख बना दिया। मूर्ख नहीं बना दिया, सब लोग इनके क्या होते हैं, ये सारे विपक्ष पार्टी, अखिलेश यादव, मायावती, ये सब समर्थन कर रही है। देखिए ऐसा है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो अपने नेताओं के पीछे चल रहे हैं, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जो कांग्रेस में वाले पक्षधर हैं, चाहे कांग्रेस की जो है राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और कोई हो, सबके आप आज कमेंट पढ़ लीजिए, सभी लोगों ने इस ऑर्डर को स्टे करने का स्वागत किया है। इसका मतलब क्या है कि वो नहीं चाहते थे एससी एसटी ओबीसी के साथ जो भेदभाव होता है उसके संबंध में कोई ऐसी व्यवस्था देश में बने जिससे कि इनके अधिकारों को सूचित किया जा सके, और जो भेदभाव की वजह से ये स्कूल छोड़ रहे थे, बहुत सी बातें चल रही थी, उसको रोका जा सके, ये लोग नहीं चाहते हैं। मैं बता रहा हूँ कि देश के लोगों को, एससी एसटी लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या मायावती, क्या अखिलेश यादव, क्या और जो पार्टियां हैं, क्या इनके पीछे चलना चाहिए या कोई नई व्यवस्था करने की आवश्यकता हो, कि ये लोग इनकम्पिटेंट हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, और मायावती जी के बारे में आवाज कहूंगा, देखो मैं फिर कहूंगा कि मैं अपनी जाति के इस पर बताना नहीं चाहता हूँ, है ना, लेकिन ये समझ लीजिए कि मायावती जैसे लोग हम भी है ना, तो सवाल इतना सा है कि मायावती जी ने क्या कहा है, मायावती जी की इनकम्पिटेंसी, मैं बता रहा हूँ कि चाहे मुझे एससी के लोग कुछ भी कहें, मायावती जी का मैं ट्वीट पढ़ के बताऊंगा, इससे पता चलता है कि मायावती जी को तो ये भी नहीं पता कि इसमें रेगुलेशन में क्या क्या प्रोविजन है और क्या मतलब है इसका। मायावती जी ने ये कहा है अपने ट्वीट में, क्योंकि ट्वीट की परिभाषा पहले दिन तो समर्थन कर रही थी, दूसरे ट्वीट में वो पक्ष में आ गई, आप देख लो। हाँ, आपने ये बात बिल्कुल ठीक बात कही है, पहले ट्वीट में तो वो गाइडलाइन नियमों का सबका समर्थन कर रही थी, बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं, आप विरोध में आ गई है। देखो क्या क्या मायावती जी कह रही है, विश्वविद्यालय आयोग यूजीसी द्वारा देश के सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटना को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है। ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है, जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव आज का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेती। चलो एक अलग बात हो गई, लेकिन अब जो उन्होंने नेक्स्ट कमेंट किया है, ये कमेंट ये दिखाता है कि मायावती की लीगल और जानकारी बिल्कुल जीरो है, वो वकील वाली बनी हुई, कुछ नहीं आता था। देखो मैं आपको साफ कह रहा हूँ, देखो ये क्या कह रही है कि जांच कमेटी यानी इक्विटी कमेटी, जिसको बहुत रखी है 26 रेजोल्यूशन में, कि जांच कमेटी आज में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती तो ऐसा बवाल नहीं बचता। यानी कि मायावती जी को किसी ने ये सलाह दी है या खुद पढ़ के उन्होंने ये समझा है कि जो जांच कमेटी बनी 10 लोगों की, 10 मेंबर बनने बीसी से विवाद चल रहा है, जो झूठा विवाद है, बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस चैनल के में अगर मुझसे बहस करने की चाहो तो जिस टीवी में बैठ करके जहां बैठ के मुझे बहस कर ले। देश का मीडिया, टीवी सब तो यही कह रहे हैं कि इसमें जनरल वाला नहीं होगा। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये प्रावधान पहली बार इस रेवोल्यूशन में नहीं है, ऐसे प्रावधान देश के कई कानूनों में पहले से एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि 10 उस कमेटी में 10 लोग होंगे, पहले आप समझ 10 लोग होंगे, 10 मेंबर, चेयरमैन शायद 10 होंगे, 10 में से 10 जनरल के ना हो जाएं, इसलिए
3 लोगों को कंपलसरी रखा गया कि एक एससी का, एक एसटी का, ओबीसी का कम से कम जरूर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 लोग जो बचे वो बच्चे जनरल के हो सकते हैं, उसमें एक तो एससी एसटी का भी आ सकता है लेना चाहें तो। लेकिन उसमें अगर देखोगे इसमें ये भी नहीं कि 5 एससी एसटी ओबीसी के होंगे, 50% नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ 3 एससी एसटी ओबीसी रखे गए हैं, तो 7 लोग तो जनरल के ही होंगे। और फिर इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको इस कमेटी में कौन डालेगा, वो डालेगा बीसी या प्रिंसिपल। और बीसी या प्रिंसिपल जितने भी देश में बने हुए हैं 96-7% वो अपर कास्ट के लोग हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं, तो वो अपनी जाति के लोगों को लेंगे, इसमें कोई बात ही नहीं है। आप ही मुझे बताइए कि जब यूनिवर्सिटीज में लेक्चरशिप में, प्रोफेसर में जब ये एससी एसटी ओबीसी को नहीं लेते हैं, एनएफएस करते हैं और सारी वैकेंसी 85% खाली पड़ी हुई है, तो इसमें ये कहां से ले लेंगे एससी एसटी ओबीसी वालों के। तो बाकी 7 जो कमेटी के मेंबरों में से वो तो जनरल के होंगे, इक्का दुक्का हो सकता बीसी कोई मेहरबान हो जाए तो कर दे, नहीं तो सिर्फ 3 एससी एसटी ओबीसी होंगे। मायावती जी को ये भी समझ नहीं है, मायावती जी वो लाइन पकड़ रही है जो जनरल के लोग गलत लाइन को पकड़े हुए हैं, यानी कि कमेटी में सारे एससी एसटी ओबीसी होंगे, जो कि गलत है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। और ये रिट में भी राजनेताओं का सबका हाल ऐसा ही है। और इस रिट में भी ये नहीं कहा गया है कि इस कमेटी में सारे जनरल के होंगे, उन वकीलों को समझ है, उस पिटिशनर को समझ है, लेकिन ये मायावती तो उल्टा भ्रम फैला रही है देश में ना। तो देश को सोचना है कि ऐसे लोगों के पीछे समाज को चलना चाहिए या कुछ नहीं। हमारे द्वारा दिखाई गई खबर कैसी लगी, प्लीज़ हमारे YouTube चैनल भीम न्यूज़ इंडिया पर कमेंट्स करके बताइए, जिससे यदि कोई कमी हो तो हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।